चलो स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम को देखो। An accelerated electron has a speed of an accelerated electron has a speed of 5 into 10 per 6 meter per second. With an uncertainty of 0.02%. The uncertainty in finding its location while in motion is this. लोकेशन या पोजीशन में अनसर्टेनिटी की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू निकालनी है नियरेस्ट इंटीजर। तो हम ये जानते हैं इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो ये कहता है डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी ऑब्जेक्ट का मास है, यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन का है, तो हमारा डेल्टा वी तो क्या हो जाएगा, 0.02% ऑफ दिस, मतलब 5 इंटू 10 पर 6 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 100। तो दिस वैल्यू विल बी 5 इंटू 10 पर 6 इंटू 2 इंटू 10 पर -4। तो ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 10 पर 3 मीटर पर सेकेंड। आएगा 10 पर 3 मीटर पर सेकेंड। ये डेल्टा वी आ गया। अच्छा, एक ये वाला जो वैल्यू है ना, अगर इसको याद रखो तो काफी फायदा हो सकता है। Am I audible? यस सर। तो देखो h/4 पाई जो ये वैल्यू है, क्योंकि ये सभी कांस्टेंट है, आप ध्यान दो तो प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो ये वाली वैल्यू अगर आप सीधे याद रखो तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब टाइम सेविंग काफी हो सकता है। और इसकी वैल्यू आती है 0.058 एसआई सिस्टम में। इन एसआई यूनिट्स यू गेट दिस वैल्यू। तो देखो ये 10 पर 3 हो गया डेल्टा वी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स इंटू 10 पर -9। डेल्टा वी हो गया 10 पर 3, और ये हो गया सर 58 आ रहा है आंसर। ये 0.058 हो गया। तो आपके पास हमें वैल्यू किसके टर्म में दी है, हाँ, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक मिनट, कुछ गलती क्या है क्या लोगे, 0.058 है, ये 0.02% है। तो आपका डेल्टा एक्स ये कितना आया, 10 पर 3। सर सही है। हाँ, ये एक मिनट, 10 पर- एक मिनट h/4 पाई ये हो गया। तो ये हो गया x इंटू 10 पर-6 इज 0.0। तो ये हो गया x इक्वल टू 58। ये क्यों आ रहा है, कुछ गलती क्या है कहीं क्या, एक मिनट देखो, 0.02% है तो यही होगा 100 में इतना।
तो एक में इतना, नहीं, वो ठीक है, 10⁻³ है वो। हमारा आंसर तो वैल्यू ऑफ एक्स ही पूछा है ना। एक्स तो ये 58 आ रहा है, आंसर आ रहा है। एक मिनट, लेट मी सी। तो ये वाली वैल्यू जो है ना, 0.058 नहीं है, ये वाली वैल्यू 0.058 इंटू 10⁻³ है। क्या याद रखो, 58 इंटू 10⁻6। बात भी सही है, देखो 9 ये होगा 6.626 इंटू 10⁻34, 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। तो 10⁻3 तो इससे ही बन जाएगा। और ये जब डिवाइड करेंगे 6.628 4 इंटू ये वाली वैल्यू, तो ये 0.058 ये आएगा, और ये 10⁻3 आएगा। तो एक्चुअली वैल्यू ये है 58 इंटू, अगर याद रखना है ये होगा, तो फिर हो जाएगा, है ना। एक्स कम्स, तो ये ध्यान रखो, h/4πme इज 58 इंटू 10⁻6। ऐसा ही सिस्टम में यूनिट क्या होगी इसकी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आंसर 58 हो गया। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। वेरी कॉमन क्वेश्चन, फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मॉडर्न फिजिक्स में भी। पुराने पेपर्स देखोगे मॉडर्न फिजिक्स के, तो ये क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है डी ब्रॉई वाला, फिजिक्स की किताब में भी आप पढ़ते हो क्लास 12th में, तो उस पर भी काफी क्वेश्चन वहां भी आते हैं। अब प्रोटॉन एंड Li3+ न्यूक्लियस आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल if lambda Li3+ and lambda p denote the d Broglie wavelengths of Li3+ and proton respectively, then the value of, तो देखो डी ब्रोई वेवलेंथ जो है, ये एक तो होता है h बाई मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, जिसको लिख सकते हैं h बाई mv, और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में इसको लिख सकते हैं h बाई √2k। तो ये चीज √2km इज मोमेंटम होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप Li3 प्रोटॉन को सर v पोटेंशियल से एक्सेलेरेट करोगे, सर हाँ बोलो। सर एक और फॉर्मूला होता है ना, 2πr = n λ। वो अलग है, सर अगर वो वो नहीं, तब लेकिन है, अगर वो मैं वो एज्यूम कर तब लूं है, कि हाँ सुनो, फर्स्ट ऑर्बिट में। वो तब होता है, यहाँ तो कोई ऑर्बिट से लेन देन नहीं, ये कोई बोर मॉडल की बात नहीं हो रही। वो तब होता है जब आप बोर मॉडल को डील कर रहे हो और nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तब पहले आप यूज करते हो mvr इज nh/2π। r की वैल्यू होती है, और एक तो ये होता है, और संग में क्योंकि वो nth ऑर्बिट में है, तो एक चीज होता है कि nth ऑर्बिट अलाउड तभी होगी जब आपका जो 2πr है वो n टाइम्स लैम्डा को इक्वेट करेगा, तभी वो ऑर्बिट अलाउड होगी। पहली ऑर्बिट वही अलाउड होगी जहां पे एक वेव बन रही हो, दूसरी ऑर्बिट वो अलाउड होगी जहां पे दो वेव बन रही हो। तो ये हो जाता है, तो इससे बन जाता है 2πa0n² n डी ब्रोई वेवलेंथ। एक एक n कट गया, तो लैम्डा डी हो जाता है 2πa0n/z। लेकिन ये आप कहीं भी मनो नहीं यूज कर सकते,
जहां पे बोर्स मॉडल की बात आ रही है वहां यूज करो, समझे? हाँ सर। तो ठीक है, अभी यहाँ तो कोई बोर मॉडल से मतलब ही नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ही, मास अगर एक बार मान लें m, तो लिथियम 3+ का चार्ज हो जाएगा +3, और लिथियम का मास होता है 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, तो 7m कह सकते हो नियर अबाउट। तो अब अगर किसी चार्ज q को फ्री पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाए, एंड इफ इनिशियली इट हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी, जो कि कुछ नहीं दिया है तो मानेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इट विल एक्वायर विल बी q इंटू v। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा h/√2 e इंटू v m। काइनेटिक एनर्जी विल बी ev, लेकिन लैम्डा ऑफ Li3+ हो जाएगा h/2, ये हो जाएगा सर वहां पे 3। हाँ बोलो। मास ऑफ Li3+ 8.3 मास ऑफ प्रोटॉन लेने बोला है। वो दिया हुआ है क्या, क्या दिया है? 8.3 तो ये दिया हुआ है। दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छा ठीक है, तो हम 8.3 लेंगे, जैसा दिया वही लेंगे। तो ये हो जाएगा 8.3 हमें निकालना है Li3+ बाई पी। तो ये आपका हो जाएगा 1/6 EV 8.3m, और ये ऊपर जाके हो जाएगा 2 EVm। अल्टीमेटली ये वैल्यू हो जाएगी √2 8.3 EVm कट गया इंटू 3, और ये हो गया 3√2, 3 इंटू 2 ना, तो ये √2 कट गया। 8.3 इंटू 3 क्या होता है? कैन बी सेड एज नियर अबाउट 25। 25। तो ये वैल्यू क्या हो गई? 1/5, विच इज 2 इंटू 10⁻⁻1, है ना? ये क्या हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻1। तो हमें कंपेयर इससे ही करना है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? एक्स इज नियर अबाउट, समझ में? Yes, sir. यस सर। तो ये चीज, सर ये जो लेमडा इज इक्वल टू h/√2 आया, ये वाला कौन से फॉर्मूले से निकाला? अगर मोमेंटम जो है वो mv होता है, और काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है, तो 2k इक्वल टू बन जाता है mv²। m से मल्टीप्लाई करो तो p² इक्वल टू ट्वाइस km, p इक्वल टू, ठीक है। हाँ सर। तो जो लेमडा इक्वल टू h/p है, p की जगह ये प्लेस कर दी, सर समझ गया, ईवी से कंफ्यूज हो गया था, समझ गया। ठीक है। ये देखो, a certain orbital has no angular nodes and 2 radial nodes। अगर कोई ऑर्बिटल फॉर एन ऑर्बिटल nl and principal quantum number l azimuthal quantum number, उसके कुछ पॉइंट्स क्या थे? नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इक्वल टू होते हैं l, नंबर ऑफ
नोडल प्लेन्स की वैल्यू भी होती है L। नोडल प्लेन इज अ प्लेन सरफेस, या इवन नंबर ऑफ नोडल सरफेसेस भी बोल सकते हैं। वो सरफेस प्लेन है तो नोडल प्लेन बोलते हैं। वैल्यू L, तो नोडल सरफेस जो होती है वो ऑलवेज न्यूक्लियस से पास हो जाती है, एंड इट इज अ सरफेस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, न्यूक्लियस से वो रेडियल डिस्टेंसेस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगा। रेडियल डिस्टेंस तो एक स्फेरिकल सरफेस बनेगी। इनको स्फेरिकल नोड्स भी बोलते हैं। एंगुलर नोड को नॉन स्फेरिकल नोड्स भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है n माइनस L माइनस 1 when node at infinity is not counted। टोटल नोड्स, ये सब मतलब रिकैप कराओ, बाकी तो पढ़ा हुआ है हमने चीज। दोनों का सम हो जाएगा दिस एंड दिस, n माइनस 1। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को ही सीधा अटैक करते हैं। एक ऑर्बिटल है जिसकी कोई एंगुलर नोड नहीं है, तो कौन सी ऑर्बिटल की एंगुलर नोड 0 होती है बताओ? अगर एंगुलर नोड 0 है मतलब L 0 है, S। हेंस S हो गया। पर हमको ये नहीं मालूम कौन सा, तो लेट NS। पर इसका क्या दिया हुआ है? रेडियल नोड्स 2 दिए हैं, n माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 2, हेंस n इक्वल टू 3। सो ऑर्बिटल क्या हो गई? D। यस, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर एक सेकंड ऊपर कर लेना, मैं लिख रहा था। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। हाँ सर, हो गया, थैंक यू। ये बताओ, तो बिल्कुल आसानी है, वैसा ही है। टू रेडियल एज वेल एज टू एंगुलर नोड। तो सबसे पहले लेट ऑर्बिटल इज NL। तो अगर टू एंगुलर नोड है मतलब L इक्वल टू 2, तो L तो 2 हो गया, तो D हो गया, मतलब हेंस D। L0S, L1P, L2D, L3F। अब रेडियल नोड भी 2 है, तो N माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो N इक्वल टू 5। ऑर्बिटल क्या हो गई? 5D। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ जाए। Yes, sir. ये देखो, the plots of radial distribution functions for various orbitals of H atom against R। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है 4πr² इंटू R²। जो रेडियल वेव फंक्शन होता है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जो स्फेरिकल शेल होती है उसकी सरफेस एरिया किसी डिस्टेंस r पे। तो जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं NL, उनका रेडियल वेव फंक्शन के बारे में एक बात होती है, ऑल स्टार्ट विथ 0, नियर 0, एंड हैव number of peaks these are, ये जो पॉइंट है ये रेडियल नोड्स हैं, इसको नोड नहीं काउंट करते हैं।
क्योंकि आर की डिस्टेंस न्यूक्लियस के बाहर से स्टार्ट होती है और ये इन्फिनिटी पे जो नोड होती है इसको भी काउंट नहीं करते। तो ये रेडियल नोड्स हैं और ये वो डिस्टेंसेज है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंसेज जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इधर डीपी, इन सभी पॉइंट पे डीपी बाई डी आर, पी मतलब ये 0 होता है। जहां पे मैक्सिमा होता है वो ये पॉइंट है, जहां मिनिमा होता है वो ये होता है। इनको काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीक्स होती हैं उसकी वैल्यू होती है n माइनस एल। नंबर ऑफ पीक्स इन दिस फंक्शन इज n माइनस एल। तो ये बोल रहे हैं, तो आपके पास अगर देखो आपका कर्व ये किसका 3s का पूछ रहे हैं, तो 3s का कर्व कैसा होगा? 3s में कितने पीक होंगे? नंबर ऑफ पीक 3 में कितने होंगे? 3s में n माइनस एल मतलब 3 माइनस 0, 3 पीक होंगे। तो 3 पीक किस में दिख रहे हैं? समझ में आया? यस सर। Yes, अच्छा, sir. ये वाला कर्व आपका 4p का भी हो सकता है। 4p का भी अगर मतलब केवल एक सिंगल कर दिया तो उसका नेचर भी ऐसा ही होगा। हाँ, लेकिन 3s और 4p का संग संग दे दिया जाए तो ये जो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 4p के लिए ज्यादा आर पे होगी, 3s के लिए कम डिस्टेंस पे होगी, पर नेचर इसी तरीके का होगा। ये वाला कर्व 2s का हो सकता है, 3p का हो सकता है, 4d का हो सकता है। समझे? और यस ये सर। वाला कर्व 1s का हो सकता है, 2p का हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज तो हमारा आंसर ही हो गया। क्लियर टू ऑल? Yes, sir. आंसर हो जाएगा डी। अब ये देखो ये क्वेश्चन, सर ऑप्शन सी यहाँ होगा। पे क्या होगा तो ऑप्शन इसमें सी। देखो, द फिगर दैट इज नॉट अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ एटम, ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। कि अगर कि कोई कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो किसी मेटेरियल के थ्रू जाएगा तो वो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा उसको छोड़ के बाकी आपके रेडिएशंस एमिट हो जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे। तो इसमें भी क्या होगा कि बीच में जो लाइंस मिसिंग है वो ये बताती हैं कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, इस मतलब कुछ कुछ पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है। तो दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ एटम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो क्वांटम नेचर है ही। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसमें भी हम प्लैंक्स इक्वेशन यूज करते हैं, तो वो भी क्वांटम नेचर। एक्चुअली क्वांटम नेचर ऑफ एटम के बजाय बोलना चाहिए था, ठीक है ये भी है, क्योंकि यहीं पे क्वांटम नेचर ऑफ लाइट है उससे फिर क्वांटम नेचर ऑफ एटम डिडक्ट करते हैं, पर ठीक है। पर ये जो एनर्जी है कंटिन्यूअस है, इसमें कहीं हम प्लैंक्स इक्वेशन यूज भी नहीं करते। टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज करते हैं, U इक्वल टू मोल F/2 RT।
यहाँ तो टेम्परेचर के साथ एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है. दिस इज नॉट क्वांटम नेचर. सी इज द आंसर. नॉट अ डायरेक्ट आंसर विल बी सी. समझे? यस सर. Yes, sir. ये देखो, which of the following combination of statement is true regarding the interpretation of the atomic orbitals? An electron in an orbital of high angular momentum stays away from the nucleus. Then an electron in the orbital of lower. भाई हमने पढ़ा है कि L ऑर्बिटल जो होता है वो होता है अंडर रूट L L+1 H/2 पाई. अगर हायर वैल्यू है L की, मतलब L इक्वल टू 0s, L इक्वल टू 1p, L इक्वल टू 2d, L इक्वल टू 3f, तो जितना L ज्यादा होगा एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, और स्मॉल l ज्यादा होगा मतलब एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा तो L की वैल्यू ज्यादा होगी. L की वैल्यू ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस से वो ऑर्बिटल दूर होगा. तो यही वो बोल रहे हैं, स्टेज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो ये बात ट्रू है. समझ में आई बात? क्योंकि Yes, हायर sir. एंगुलर Yes, sir. मोमेंटम implies हायर स्मॉल l. Then for a given value of principal quantum number, the size of orbit is inversely proportional to azimuthal. नहीं, अगर एक n फिक्स है पर आप बात कर रहे हो सपोज 2s 2p, तो साइज ऑफ 2p विल बी बिगर देन 2s. तो ये बात सही नहीं है. l बढ़ेगा, n सेम भी l बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी. ठीक है? और जैसे मान लो n 3 है तो साइज ऑफ 3s विल बी स्मॉलर देन 3p देन 3d. ठीक है? तो ये रॉन्ग है, प्रोपोर्शनल है. अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स द ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2 पाई. तो ग्राउंड स्टेट सबसे पहली क्या होगी? 1s, सबसे लोएस्ट. तो उसका LO क्या होगा? L 0 है तो इसका 0 होगा, अंडर रूट L L+1 H/2 पाई. तो ये भी रॉन्ग है. और लास्ट वाला ये मैंने अभी डिस्कस किया था, बोला था द प्लॉट ऑफ साई वर्सेज आर फॉर वेरियस एजीमुथल क्वांटम नंबर शोज पीक शिफ्टिंग टुवर्ड्स हायर आर वैल्यूज. साई वर्सेज आर कर्व जो होता है ना, वो एस ऑर्बिटल के लिए फाइनाइट वैल्यू से स्टार्ट होता है और उतनी बार कट करता है आर को जितने उसके रेडियल नोड्स हैं. लेकिन बाकी जो होते हैं वो 0 के पास से स्टार्ट करते हैं, इस तरीके का बिहेवियर, और उतनी बार कट करते हैं जितने रेडियल नोड है. तो ये बोल रहा है कि साई वर्सेज आर का जो कर्व है, तो फॉर वेरियस एजुकेट नंबर शोज पीक शिफ्टिंग. मान लो कि हमारे पास, हम ड्रॉ कर रहे हैं कर्व, मान लो हम 3s का ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा 2 रेडियल नोड ये. और जैसे जैसे उसका इसके मैक्सिमा जो पीक है
पर अब अगर हम 3p का ड्रॉ करेंगे तो वो आपका होगा, इसमें रेडियल नोड एक ही होगा, लेकिन ये इस तरह से जाएगा। और जो ये पीक शिफ्ट हो रही है ना हाईएस्ट वाली, ये हायर डिस्टेंस पे चली जाएगी, ये डिस्टेंसेस हायर जाती जाएंगी। तो ये बात भी आपकी ट्रू है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 1 and 4। आंसर विल बी 1 and 4। बात समझ में आई? जब फैक्चुअल है, इसमें कोई ये कहो तो जो सबसे हाईएस्ट, जो मोस्ट रेडियस होगा, एल बड़ा होगा तो उसका वो डिस्टेंस भी, ये वाला जो डिस्टेंस है आर डैश, वो इस आर से बड़ा हो। ये बताओ, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिटल में, वो एन के प्रोपोर्शनल होता है, एज वेल एज प्रोपोर्शनल टू, मतलब एन पे भी डिपेंड करता है, बट डिपेंड्स ऑन एन एज वेल एज एल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन। और जो रूल इसको गवर्न करता है वो होता है एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल क्या कहता है कि जिस ऑर्बिटल की एन प्लस एल ज्यादा होगी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। पर अगर एन प्लस एल सेम हुआ तो जिसका एन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड प्रोपोर्शनल टू एन, लेकिन एजीमुथल पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए अगर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में 2s की एनर्जी इक्वल टू 2p इक्वल टू, ये होता है 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d होता है। समझे? फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बात समझ में आई? जो Yes, अभी हम sir. बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन नहीं है, जब कुछ नहीं बोला मल्टी इलेक्ट्रॉन, लेकिन IIT जेई में इस चीज पे काफी बार वो करते हैं, क्योंकि हम लोग को ज्यादातर क्या होता है, एन प्लस एल रूल याद रह जाता है, लेकिन हम लोग ये बात भूल जाते हैं कि वन स्पीसी अगर है तो उसमें एनर्जी केवल एन का फंक्शन होती है। अच्छा, अब ये बात करते हैं जो क्वेश्चन है पूछा क्या है। अच्छा, अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फर्दर स्प्लिट हो जाती है, डीजेनरेसी आ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है उसको जीमेन इफेक्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। पर यहाँ पे एन और एल पे ही एनर्जी डिपेंड करेगी मेनली। तो एन प्लस एल, इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1 + 0 1, इसकी 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 3 + 2 5। ये क्या पूछ रहे हैं? सेम एनर्जी, तो सेम एनर्जी किसकी होगी? 4 और 5। 4 और 5, क्योंकि उसका वैल्यू भी सेम है और उसका एन भी सेम है। तो ये एक्चुअली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल हो गया। समझे? 4 यस एंड सर। ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। आंसर डी हो गया। और सर हमेशा n ग्रेटर देन l होता है ना? हाँ हमेशा n ग्रेटर देन l होता है ना? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि एल की वैल्यू जो होती है
सर क्योंकि इस एमसीक्यू में अगर वो लोग n इज इक्वल फॉर टू 3 l नहीं इज इक्वल होता ही टू नहीं ना, 3 रूल ही क्या था, फॉर प्रेसिडेंट एन एल वेरीज 0 1 2, ठीक है, एल यस हमेशा सर। एन से छोटा होता है, ठीक है। ये देखो, जर्मेनियम Z32 in its ground state इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट हैज x कंप्लीटली filled ऑर्बिटल। पहले इसका लिखते हैं, थ्री पी सिक्स हो गया, तो ये आपका हो गया 18 तक। फिर 4s2 3d10 और 30 हो गया 4p2 कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, और जिसका ml 0, तो देखो एक तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 में 3 होंगे, है ना, ऐसे वाले, पर एक का ml 0 होगा, 3s2 3p6 फिर से ml 0 वाले, 3d10 में अगेन एक का ml -1 होगा, -2 होगा, +1 होगा, +2 होगा, 0 होगा, 0 वाला, 4s2 0 वाला ही है, और 4p में तो ऐसा होगा एक एक, कंप्लीटली फिल्ड ही नहीं है। पूछा कितने कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे जिनका ml 0 हो। काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, 3p का आ गया, मतलब यहां से एक आएगा, यहां से एक आएगा, यहां से एक आएगा, यहां से एक आएगा, 7 हो गए, 7 हो गए, सब जगह से एक एक आएंगे, है ना, एक्सेप्ट 4p से। समझ में आया? Yes, sir. क्लियर टू ऑल? ये आपका 1s2 ये काउंट होगा, इसका ml 0 होता है, 2s2 ये काउंट होगा, 2p में 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, तो ये एक काउंट होगा। ऐसे ही यहां तक करते 4p में, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड नहीं है ऑर्बिटल, तो सर ये तो काउंट बेसिकली कोई भी अगर नहीं होगा। कंप्लीटली फिल्ड हो तो ml 0 एक तो रहेगा ही। नहीं, अब यहाँ पे जैसा इश्यू है, जैसे मान लो आपको 34 दे देते हैं जेड, तब आपका ये होता, पर आपके पास बताने के लिए कोई तरीका नहीं है कि ये वाला जो फील्ड है वो ml 0 का है या -1 का है या +1 का है। तब आंसर, आपका आंसर होता मिनिमम 7 मैक्सिमम 8। समझे? यस सर। अगर Z34 होता तो तब मिनिमम 7 मैक्सिमम 8 ऐसा बोलते। यहाँ पे आंसर 7, ठीक है। Yes, sir. इवन अगर Z33 होता तब भी आंसर 7। हाँ, अगर ये पूछते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो इसी क्वेश्चन को हम ये कर दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ml इक्वल टू 0 और Z32 है, तब मुझे तो आंसर क्या होगा? तब क्या आंसर दोगे? तब आंसर क्या दोगे? सर 14। So 14. नहीं, तब आंसर देंगे मिनिमम 14 मैक्सिमम 15, हाँ सर समझ गया। क्योंकि आपसे ये नहीं कंप्लीटली, अब ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, बस क्वेश्चन ये होता
कि Z इक्वल टू 30 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं Ml0 वाले, तो आपके पास क्या होता है, ये तो डेफिनेटली 4s2 तक तो हर जगह से दो दो मिलेंगे ही, लेकिन 4p वाला जो ये होगा 2 इलेक्ट्रॉन, हो सकता है कि इन दोनों में Ml0 वाला आ भी जाए और ना भी आए, कोई ऐसा इंडिकेशन तो दिया हुआ नहीं है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम 15, मिनिमम 40, समझे? Yes, Yes, sir. sir. ये a certain orbital has n equal to 4 and Ml equal to 3. The number of radial nodes in this orbital is, आसानी लग रहा है, बताओ क्या होगा? Ml मतलब ये जो L होता है, हम जो L लिखते हैं ना, उसको लिखने का एक तरीका Ml भी है, एक ही बात है, ये सेम चीज है। जैसे हम स्पिन लिखते हैं उसको ऐसे भी लिखते हैं ms, ये भी एजीमुथल क्वांटम नंबर लिखने का ही तरीका है। तो देखो सर्टेन ऑर्बिटल n4, तो 4 हो गया n माइनस l माइनस 1, 0, आंसर क्या हो गया? 0, समझे? क्लियर? Yes, sir. ये वाला इलेक्ट्रॉन आर मोर लाइकली टू बी फाउंड, ये साई वर्सेस एक्स दिया हुआ है या आर दिया हुआ है, तो मान लो कुछ इस तरह से मतलब मेजर कर रहे हैं कि ऑर्बिटल से इधर डिस्टेंस, तो देखो जहां पे ये पी साई की वैल्यू मैक्सिमम दिख रही है मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही, वहां पे चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर, जिसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, उसके ज्यादा होने के। तो कौन से रीजन में इनके चांसेस मिलने के हैं फाउंड होने के? ए एंड And C. साई ये है रेडियल वेव फंक्शन, पर साई स्क्वायर का कर्व कैसा हो जाएगा? ठीक है ना, साई स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये चीज। Yes, sir. तो ये साई स्क्वायर टेल्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, 4 पाई आर स्क्वायर टेल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ रेडियल डिस्टेंस r। ये among the following the energy of 2s orbital is lowest in, अगर अलग अलग एटम हैं और सेम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो जिस एटम में ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, मतलब ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, उसका एनर्जी कम होगा, क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्शन में होगा। तो हम सबके 2s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो सबसे कम एनर्जी किसमें होगा? इसका जेड होता है 19। सर सुना ही नहीं दिया आपने, क्या बोला? जिसका सबसे ज्यादा प्रोटॉन देखो होगा। अगर हम सेम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, सबके लिए 2s की बात कर रहे हैं, तो सबका 2s ऑर्बिटल है, लेकिन जिसका प्रोटॉन नंबर ज्यादा होगा जिस एटम का, वो उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वहां के इलेक्ट्रॉन को। तो सब में 2s ऑर्बिटल होगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल 2s या सबसे कम एनर्जी ऑफ 2s किसकी होगी? Potassium. पोटेशियम की, क्योंकि पोटेशियम का जेड सबसे ज्यादा है। कोई पूछे एनर्जी ऑर्डर पूछे बुक में आपके, तो एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल अगर ऑर्डर पूछे तो आपका हो जाएगा फॉर 2s ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ पोटेशियम will be less than energy of sodium, lithium, समझे?
अगर 2s ऑर्बिटल की एनर्जी की बात कर रहा है कोई, तो ऑर्डर ये हो जाएगा। फिर मतलब जिसका सबसे ज्यादा प्रोटॉन उसकी एनर्जी कम, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। हाँ, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन में होगा, तो एनर्जी सबसे कम हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। ये वाले के बाद एक बार जो मैं तुम लोगों को एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट भेजा है, उसमें काफी मैंने क्वांटम मतलब वेव मैकेनिकल मॉडल के काफी क्वेश्चंस, डायग्राम, ग्राफ और दिए हैं, तो उसको एक बार करना। एक बार कल तक कर लेना। कल रात में पहले एक बार आधा घंटा 40 मिनट उस असाइनमेंट को एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो क्वालिटेटिव ही ज्यादा है, क्वांटिटेटिव नेचर में नहीं है इतना। तो उसके 15 क्वेश्चन को कर लो, उससे काफी कुछ ओवरऑल एक बार रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। Yes, ठीक है, आज sir. यहीं पे छोड़ते हैं। थैंक यू सर। Thank you, ठीक, sir. ओके।